अब नीतीश कुमार को भी बुलाकर पूछिए, जिसको आप पढ़ा लिखा मानते हैं, कि साहब पिछले 32 साल में बिहार से 26.5 लाख करोड़ रुपए, ये आरबीआई की रिपोर्ट है, प्रशांत किशोर का आंकड़ा नहीं है, 26,35,000 करोड़ रुपया बिहार से शिफ्ट हो गया दूसरे राज्य में। तो हम लोग खाली लड़कों को नहीं शिफ्ट कर रहे हैं मजदूर बना के, अपनी पूंजी भी दूसरे जगह भेज रहे हैं, अपने लड़कों को मजदूर बनाकर दूसरे जगह भेज रहे हैं। तो हम लोग की गरीबी नहीं रहेगी तो गरीबी तो समर्थन मूल्य पर धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा खरीदे न जाने की वजह से हर साल बिहार के किसानों को करीब करीब 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। इस बात को फिर से ध्यान से सुन लीजिए। अगर जो सारी परेशानियों के बाद जो धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, गन्ना बिहार में पैदा हो रहा है, इसको अगर समर्थन मूल्य पर खरीदा गया होता या ऐसी व्यवस्था बनाई गई होती कि लोग समर्थन मूल्य पर इसको बेच पाते, तो बिहार के किसानों को प्रति वर्ष करीब करीब 25,000 करोड़ रुपया अलग से मिलने लगता। हर व्यक्ति मान लिया है कि पूरी बिहार में जो विद्यालयों की भूमिका है वो खिचड़ी बांटने के सेंटर के केंद्र के तौर पर और कॉलेजेस को डिग्री बांटने का सेंटर बना दिया। मान लीजिए कि सड़क आज टूटी हुई है, कल एक अच्छी सरकार आ जाए तो शायद वो सड़क बन सकती है, लेकिन 2 पीढ़ियां जो इस शिक्षा व्यवस्था से पढ़कर निकल गई, अब अच्छी सरकार अगर आ भी जाए तो भी वो लोग अपने आप को फिर से शिक्षित नहीं कर पाएंगे। अब उनको पूरे जीवन भर शिक्षित समाज के पीछे ही चलना पड़ेगा। इसलिए ये नीतीश कुमार के सरकार का सबसे बड़ा फेलियर है, सबसे बड़ा काला। हम लोग का अनुमान था कि बिहार में कोई 1.25 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जो 12वीं के बाद पढ़ाई के लिए बैंकों से जिनको मदद दी जा सकती है ताकि उनको रोजगार मिल सके और पढ़ाई के लिए उनको परिवार पर बोझ नहीं बनना पड़े। इस योजना को भी करीब करीब बंद ही कर। इतनी बड़ी सामाजिक त्रासदी है, जिस बच्चे को आप अपना पेट काट काट के पाल पोस के बड़ा करते हैं, वो 20 साल, 22 साल, 25 साल का हो गया और वो ट्रेन में, बस में भेड़ बकरियों की तरह बैठकर लोग वापस बाहर चले गए, फिर वो पूरे जिंदगी, चाहे उसकी शादी हो जाए, उसके बच्चे हो, वो पूरे जिंदगी बाहर ही रहेगा। मध्यम वर्गीय और उच्च वर्गीय परिवारों में अगर आप अपने परिवार के साथ साल भर न रहें तो ये बहुत बड़ी त्रासदी मानी जाती है। लेकिन बिहार के परिवारों के लिए, बिहार के गाँव में ये सच्चाई ऐसी है जिसको लेकर लोग शिकायत भी नहीं करते। जीवन का ये ढर्रा बनाव को लेकर पहले भी मैंने टिप्पणी की है। जब ये महागठबंधन बना तब लोगों के मन में एक बड़ी चिंता ये थी कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ेगी, और वो चिंता इसलिए थी क्योंकि बिहार ने आरजेडी के शासन काल में अपराधियों का जंगल राज देखा है, और आज जब आरजेडी फिर से सत्ता में आ गई है और एक तरीके से पूरे सत्ता का कंट्रोल और कमांड और कंट्रोल उनके हाथ में है, तो स्वाभाविक तौर पर अपराध बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये उनकी पार्टी का चरित्र है और ये मेरा असेसमेंट नहीं है, ये तो 15 साल बिहार की जनता ने देखा है। जब ये लोग सत्ता में आते हैं, जब भी रहेंगे, तो अपराध की घटना बढ़ेगी। वही हो रहा है। मेरा कोई प्रयोग नहीं, मेरा प्रयोग जो है वो एकदम आपके सामने है। दल और गठबंधन की बात ही नहीं है। बिहार में जो कुव्यवस्था है, बिहार में जो हम लोग की बदहाली है, इसको सुधारने का एक ही उपाय है। जब तक यहाँ समाज के स्तर पर प्रयास नहीं किया जाएगा, लोगों को समझाया नहीं जाएगा, लोगों को जगाया नहीं जाएगा और उनकी मदद से एक नई राजनीतिक व्यवस्था नहीं बनाई जाएगी, तब तक बिहार को सुधारने का कोई रास्ता नहीं। जो जिन परेशानियों की आप बात कर रहे हैं, ये ऐसी कोई परेशानी मैं नहीं बता रहा हूँ, आप नहीं पूछ रहे हैं, जो लोगों को पता नहीं। थोड़ा कम या ज़्यादा लोग तो वो भुगत रहे हैं, लोग तो वो जिंदगी जी रहे हैं। इसके बावजूद जो उनका वोटिंग बिहेवियर है, जो जब वो वोट देते हैं, लोगों को चुनते हैं, तब उनसे गलती होती है। जब तक आप जड़ को नहीं सुधारेंगे, तब तक आप अकेले लड़े, गठबंधन में लड़े, कोई प्रयोग कर लें, ये सुधरने वाला नहीं है। इसीलिए जन स्वराज की जो पूरी परिकल्पना है कि पहले लोगों को गांव-गांव जाकर ये बताया जाए कि अगर आपको जो परेशानी है, आपको जो दिक्कतें हैं, गरीबी, बदहाली है, अगर इसको सुधारना है तो आपको अपनी समस्याओं और अपने बच्चों के भविष्य के विषयों पर वोट करना होगा। अगर आप जाति, धर्म, भारत, पाकिस्तान, पुलवामा, चाइना पर वोट करते रहेंगे, लालू जी के डर से भाजपा को, भाजपा के डर से लालू जी को वोट करते रहेंगे, तो
तो सारी समस्याओं को जानने समझने चर्चा करने के बाद भी आप उसको सुलझा नहीं पाएंगे। दूसरा उद्देश्य है कि अगर जनता समझ जाए तो उनके पास एक बेहतर विकल्प होना चाहिए, और वो विकल्प कोई व्यक्ति न बनाए बल्कि समाज मिलकर बनाए। इसीलिए ये जो पूरा प्रयोग किया जा रहा है कि समाज में हर उस व्यक्ति को चुनकर निकाला जाए जो नया विकल्प बनाना चाहता है, नई व्यवस्था बनाना चाहता है। जब पदयात्रा खत्म होगी, पूरे बिहार से ऐसे लोगों को चिन्हित करके निकाल लिया जाएगा। सब लोग बैठ कर तय करेंगे कि भाई दल बनाया जाना है कि नहीं, और अगर सब लोग तय करते हैं कि दल बनाना है तो दल उस समय बनेगा, लेकिन वो दल प्रशांत किशोर का नहीं होगा, किसी व्यक्ति, किसी परिवार, किसी जाति का न होकर वो उन सारे लोगों का होगा जो इसको मिलकर बनाएंगे और आगे इसको मिलकर चलाने की व्यवस्था बनाएंगे। और तीसरा जो पदयात्रा का उद्देश्य है, अगर लोग समझ भी गए, उन्होंने अच्छे लोगों को चुन भी दिया, तो बिहार को सुधारने के लिए आपके पास कोई विजन होना चाहिए, एक कार्यक्रम होना चाहिए, योजना होनी चाहिए। तो पदयात्रा में वही किया जा रहा है कि जमीनी हकीकत को समझकर, धरातल पर उतरकर समस्याओं को समझकर, वहाँ के संभावनाओं का असेसमेंट करके हर पंचायत के विकास के लिए योजना बनाई जा रही है, ताकि बिहार के हर पंचायत को आने वाले 10 साल में कैसे विकसित बनाया जाए, इसकी परियोजना बन रही है, इसकी योजना बन रही है। इन तीनों चीज़ों के समायोजन से समाज में जागृति हो, ताकि वो अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करें। दूसरा, उनके पास सही लोगों का विकल्प हो, और तीसरा, उन लोगों के पास बिहार को सुधारने के लिए अगले 10 साल का एक सोची समझी योजना हो। तीनों को जब आप मिलाएंगे